चलो, तो शैल वी स्टार्ट। यस, तो दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 के साथ, विच इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। प्लीज ध्यान देना है दोस्तों, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमने क्या क्या पढ़ा कि सर आपके फर्म में ऑलरेडी कुछ पार्टनर्स थे और कुछ नया, एक आध नया पार्टनर ऐड होने वाला है बिजनेस करने के लिए, राइट। तो अकाउंट्स में क्या चेंजेस करने पड़े हमें? सर वो जो नया पार्टनर ऐड हो रहा है वो ऑब्वियसली कुछ पैसे कैपिटल के तौर पे ला रहा है। अब नया पार्टनर अब भी ऐड हो रहा है तो हमने उसके पास से गुडविल भी डिमांड किया। इज इट राइट? एडमिशन में क्या हो रहा है, पुराने वाले पार्टनर्स पहले से है, नया वाला पार्टनर अभी आ रहा है, तो वो आने से पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ चेंजेस करने जरूरी है। जैसे कि रीवैल्यूएशन पे जो फायदे होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को। तो वो ओल्ड पार्टनर्स खुद कैलकुलेट करके एसेट्स लायबिलिटीज रिवैल्यू करके रख रहे हैं और अपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ठीक कर रहे हैं, सो दैट बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। अभी हम अगर हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करके रखते हैं तो फ्यूचर में यहां से आगे जो भी नफा नुकसान होगा उसके ऊपर, उसमें वो भी शेयर मांगेगा, उसको दे भी देंगे। लेकिन यहां से आगे का, यहां तक का प्रॉफिट किसको बिलोंग करता था? ओल्ड पार्टनर्स को, तो वो रिवैल्यूएशन वाले एडजस्टमेंट कर दिए। फिर गुडविल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, गुडविल के पीछे क्या कहानी थी? ओल्ड पार्टनर्स बोल रहे हैं कि सर हम इतने सालों से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, एडमिशन की बात कर रहा हूँ। ओल्ड पार्टनर्स बोल रहे हैं कि सर हम इतने साल से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, आप अभी अभी आ रहे हो, हमारे फर्म में क्यों आ रहे हो? क्योंकि हमारे फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट है और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम आपके साथ फ्यूचर में शेयर करने वाले हैं। तो कुछ सालों के लिए तुम्हें भी स्ट्रगल महसूस होना चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट तुम्हें अगले 5 सालों का जो है ना मिलने वाला है हमारे फर्म से, वो तुम आज ही हमें दे दो, तो हम इक्वल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। मतलब हमारी पिछली वाली कहानी, आपको उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो नया पार्टनर भी एक्सेप्ट करता है और गुडविल के नाम पे वो पैसे दे देता है। और उसका अकाउंटिंग कैसे? कैपिटल के थ्रू करना है। कैपिटल के थ्रू करना क्यों जरूरी था? बिकॉज AS 26 do not allow the accounting of such self generated goodwill. एक्चुअली ये कंसेप्ट आपका इमेजिनरी कंसेप्ट है, नोबडी कैन टेल व्हाट इज द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ गुडविल। देखा ना आपने, एवरेज प्रॉफिट मेथड से अलग आता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से अलग आता है, क्या ही है? तो तीनों पार्टनर के सहमति के अनुसार जो भी मेथड होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। एंड एक नया पार्टनर गुडविल देगा और पुराने वाले पार्टनर्स उसको खाएंगे, मतलब शेयर कर लेंगे। इज इट राइट और नॉट? तो ये एडमिशन में था। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट्स अगर कुछ है, यानी जनरल रिजर्व में कोई बैलेंस है, तो दैट बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर, तो ऑब्वियसली वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया हमने। और कौन सा एडजस्टमेंट किया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज हुए वो देखा। आर यू ऑल गेटिंग इट? एंड उसके बाद लास्ट में हमने PSR में कैपिटल करने का भी एक एडजस्टमेंट किया, जो कि बहुत ही आसान था। तो बस हो गया एडमिशन। अब वैसे ही रिटायरमेंट में क्या होगा, जरा 2 मिनट के लिए सोचते हैं। अब रिटायरमेंट में क्या सिचुएशन होगा? पहले से कुछ पार्टनर्स होंगे और उसमें से एक पार्टनर अभी जा रहा है, तो अब सब उल्टा सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि जाने वाला फर्म से पैसा मांगेगा कि मैं जा रहा हूं मुझे दे दो। क्या मांगेगा? पहले पहले तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस। आर यू ऑल गेटिंग इट? सबसे पहले वो मांगेगा मेरा कैपिटल का बैलेंस जो है, फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म से मुझे उतना पैसा आना है, वो दे दो। जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर उसने ड्राइंग्स वगैरह कुछ की है तो फर्म भी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उस दिन तक के ड्राइंग्स भी माइनस होंगे उसके कैपिटल से। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, अब अक्सर रिटायरमेंट 31 मार्च को प्लान कर दी जा सकती है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? मान लो 31 दिसंबर को कोई पार्टनर उठ के बैठा कि मैं रिटायर होऊंगा, तो उसको हम समझा सकते कि भाई रुक, अभी तू रिटायर होगा तो तुझे 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट कितना है वो कैलकुलेट करके उसमें शेयर देना पड़ेगा। 1 जनवरी के बाद तू प्रॉफिट में नहीं आएगा। उससे अच्छा है कि 31 मार्च होने दो, हम वैसे भी अकाउंट्स 31 मार्च के बाद क्लोज करते हैं, प्रॉफिट असल में कितना है पता चल जाएगा, लॉस आया तो लॉस कितना है पता चल जाएगा, एक्चुअल बेसिस पे तुम्हारा पैसा दे देते हैं।
उस दिन तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तुम्हें दे देंगे, क्योंकि 31 दिसंबर को बीच में ही कहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एंट्रीज मारू। फाइनल अकाउंट्स हो जाने दो, रुको, 31 मार्च के बाद रिटायर होना। तो तुम लोग ना जब पढ़ाई कर रहे हो तो सभी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना, सभी क्वेश्चन में रिटायरमेंट बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, बिकॉज रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड। आर यू ऑल गेटिंग इट? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ? बेटा रिटायरमेंट में वो पार्टनर जिंदा है, उसको मना सकते कि वो रुक, 31 मार्च तक रुक, उसके बाद अकाउंट्स बना के तुम्हारा सेटलमेंट कर देते हैं, यू डोंट वरी अबाउट इट। बट डेथ के केस में जो पार्टनर मर रहा है उसको बोल सकते कि भाई रुक, 31 मार्च के दिन मर जा, सो दैट हमें दो दो बार अकाउंट्स क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा ना, डेथ में वो बीच में ही मरेगा, और बीच में मरेगा तो आपको उस दिन तक का सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी आपको बता रहा हूं, कौन सी? रिटायरमेंट बैलेंस शीट डेट पे होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी जरूरी है? बैलेंस शीट डेट पे, पिछले बैलेंस शीट डेट पे जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो ऑलरेडी हमने दिया होगा, जो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में गया होगा, ऑलरेडी गेटिंग इट। उस दिन तक का पूरा प्रॉफिट उसमें होगा। 31 मार्च की बैलेंस शीट देंगे ना आपको, और 1 अप्रैल को ये रिटायर होगा। आर यू गेटिंग इट? तो 31 मार्च के बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया होगा क्या, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है तो? यस, वो बिना किए हम अकाउंट्स क्लोज करते ही नहीं है ना। उस दिन तक का पूरा प्रॉफिट आया होगा क्या? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट बांट दिया। अगर मान लो उस पार्टनर को सैलरी वगैरह देते हो तो उस दिन तक की सभी सैलरी उसमें आई होगी क्या? यानी मुझे कुछ करना ही नहीं है एडिशनल, मुझे और वो बैलेंस शीट में जो कैपिटल का बैलेंस है वो छोड़ के और क्या देना है उसके बारे में सोचना है। डेथ में ऐसा नहीं है, डेथ में उस दिन वो बीच में ही मरा, मान लो 30 सितंबर को, बैलेंस शीट हमारे पास कौन सा होगा? 31 मार्च का। तो 31 मार्च तक का सब क्लियर है, उसके बाद अगले 6 महीनों में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसके ड्राइंग्स रिकॉर्ड करने हैं, वो माइनस करने उसके कैपिटल से। मतलब थोड़े ज्यादा लफड़े हैं डेथ के केस में एज कंपेयर टू रिटायरमेंट। एक ही रीजन है, क्यों? कौन सा? रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड। रिटायरमेंट हम बोल सकते हैं कि भाई 31, अब देखो सारे क्वेश्चन में रिटायरमेंट बैलेंस शीट डेट पे ही होता है। बट डेथ ऐसा नहीं है, डेथ कभी भी हो सकता है, उस दिन तक का सेटलमेंट बाद में करना है। डेथ की बातें हम यूनिट 5 में करेंगे। राइट नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट में अक्सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये वाले एडजस्टमेंट आते नहीं है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट के एग्जैक्ट नेक्स्ट डे पे रिटायरमेंट शुरू होता है। तो हमें क्या देना पड़ेगा सर कैपिटल का बैलेंस छोड़ के? कैपिटल एंड करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो तो पे करनी है, वो छोड़ के और क्या मांगेगा ये रिटायरिंग पार्टनर? अगर कोई जनरल रिजर्व में बैलेंस है तो वो तो जनरल रिजर्व में है ना बेटा, उसमें भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है कि नहीं? एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स उसको बांट लेते थे, क्यों? क्योंकि ये नया आके मेरे में कुछ पैसा ना मांगे। रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर क्या बोलेगा? मुझे मेरा मेरा शेयर उसमें जो है वो दे दो, वो क्योंकि कैपिटल में नहीं है, वो अलग से सेपरेट अकाउंट में रखा हुआ है, उसमें जो प्रॉफिट है वो मुझे दे दो। फिर उसके बाद और क्या मांगेगा? वो बोलेगा मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूं, इतना गुडविल बनाया हम तीनों ने मिलके, मैं अकेले का नहीं है मेरा गुडविल, तीनों का है, लेकिन अब मैं जा रहा हूं ना, तो मैंने बनाया ये गुडविल एंजॉय कौन करेगा फ्यूचर में? तुम दोनों। तो अब अगर हमारा फर्म सुपर प्रॉफिट कमाता है तो वो सुपर प्रॉफिट अभी तक तीनों में बट रहा था, बट आगे से किस में बटेगा? तुम दोनों में बटेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि अगले 5 सालों में ये सुपर प्रॉफिट रहेगा ऐसा ही, 5 years परचेस। कुछ रिलेट कर पा रहे हो क्या? तो अगले 5 सालों में ये प्रॉफिट ऐसे ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, अगले 5 सालों का प्रॉफिट तुम आज मुझे एडवांस में दे दो। कौन सा? सुपर प्रॉफिट। मैं रेगुलर प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर प्रॉफिट तो सभी पार्टनर्स को मिलता ही है हर जगह जगह पे। ये सुपर प्रॉफिट में मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? अब मैं जा रहा हूं, आप एंजॉय करोगे फ्यूचर में, ऐसा थोड़ी है। थोड़ा गुडविल का शेयर दे दो, तीनों लोग डिसाइड करके गुडविल भी मांगेंगे और इसको दे देंगे रिटायरिंग पार्टनर को। और क्या हो सकता है रिटायरिंग पार्टनर को देने लायक? अगर मान लो कोई कॉमन में लाइफ पॉलिसी वगैरह निकाली है तीनों ने, तो उस पॉलिसी का प्रीमियम इसने भरा होगा कि नहीं? फर्म में वो डेबिट हुआ एक्सपेंस में, मतलब क्या, इसने भी थोड़ा पैसा उसमें भरा हुआ है। तो उस पॉलिसी को मैच्योर तो नहीं होगा, वो मरा नहीं है ये बेचारा, रिटायर हो रहा है, तो उस पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है उसमें अमाउंट मांग सकता है।
तो ऐसे कुछ अमाउंट्स वो मांगेगा जाते जाते। बराबर एग्जैक्ट अपोजिट सोचना है। एडमिशन में नया पार्टनर लेके आ रहा था, अब रिटायरिंग पार्टनर को पैसे मिलते जाएंगे। अरे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट रह गए। बैलेंस शीट डेट पे तुम्हारे बुक्स में जो बैलेंसेस दिख रहे हैं वो तो बुक वैल्यूज है। आज की इसकी मार्केट वैल्यू जो है उसमें तुम फ्यूचर में मजा मारोगे ना बेचने। मैं अभी जा रहा हूँ, बिल्डिंग अभी बुक्स में दिख रहा है 50,000 का, लेकिन उसकी रियल मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए है। तो मैं जाने के बाद तुम बेचोगे और पूरा प्रॉफिट तुम दोनों खाओगे। मुझे आज के डेट का जो वैल्यू है उसके हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। तो ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में शेयर मांगेगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो ये सारी बातें वापस से हमें चर्चा करनी है। मतलब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस एंगल बदलना है सोचने का। अब रिटायरिंग पार्टनर को रिटायर कैसे करवाना है और उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे उसके बारे में सोचना है। डू यू गेट इट? तो चलो लिखते हैं, एडजस्टमेंट्स टू बी डन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एडजस्टमेंट्स टू बी डन in the books of firm at the time of retirement। चेंज इन पीएसआर होगा सबसे इंपॉर्टेंट। पहला चेंज कौन सा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा। अब आप बताइए बच्चों, रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस कर देगा और उसको एक्वायर कौन करेगा? अब ओल्ड नहीं, रिटायरिंग भी ओल्ड ही है। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर करेंगे, जो न्यू पार्टनर्स बन जाएंगे अभी। बराबर है कि नहीं? हाँ, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोलते हैं। तो हमें नया पीएसआर निकालना कैसे वो सीखना है। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब दोस्तों वापस से मैं सारे कंसेप्ट आपको पढ़ाऊं क्या? जरूरत नहीं है। एक पहली इंपॉर्टेंट चीज, पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ते समय बीच में से ही उठ के रिटायरमेंट नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या? अभी हाँ, एक बार पढ़ाई करने के बाद आप कोई भी यूनिट उठा लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, आप लोग देख भी रहे हो, ये सारे लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे फ्री करवाए हैं। पूरा चैप्टर मैं फ्री करवाने वाला हूँ, ठीक है? प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें प्रॉपर एडमिशन रिटायरमेंट सब फ्लायर पे लिखे हुए हैं, उसके उसके टॉपिक के नाम। प्लेलिस्ट में आपको सभी पार्टनरशिप के लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है? कोई भी दिक्कत आती है आप पहले सीक्वेंस में देखना चाहिए। एक तो पहली चीज, जब जब तक आप पहला यूनिट नहीं पढ़ोगे तब तक आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली सारी एंट्रियां समझ में नहीं आएंगी, कैलकुलेशन समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि एडमिशन में कभी कभार अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़े, सॉरी, या डेथ में या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़े, तो हम 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं बीच में। वो क्यों? क्योंकि उसकी चर्चा हमने कहाँ पे की है? यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 बिना किए आपको ये समझेगा नहीं। यूनिट 2 करो फिर। यूनिट 2 बीच बीच में ही पढ़ाया मैंने यूनिट 3 में। यूनिट 2 के स्पेशल लेक्चर्स हमने लिए नहीं है, हम यूनिट 3 पढ़ाते समय ही यूनिट 2 कवर कर चुके हैं। बराबर है ना? तो एडमिशन में ही हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू एडमिशन सीखा। हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू रिटायरमेंट अभी सीखेंगे हम लोग, गुडविल का। ओके, अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कंसेप्ट वापस से दोहराऊं क्या मैं? जरूरत नहीं है बच्चों, हमने एडमिशन में ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत चर्चा की है, अच्छे से लिख भी लिए हैं पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको बताऊंगा कि रिवैल्यूएशन का सेम ट्रीटमेंट करना है, बस फर्क क्या है वही लिख के दूंगा आपको। क्लियर है क्या? चलो, देन थर्ड पॉइंट इज डिवीजन ऑफ accumulated profits। डिवीजन ऑफ accumulated profits। नंबर 4,
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एंड नंबर 5, फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। सर यहाँ पे वो कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने का एडजस्टमेंट है कि नहीं है? वो है, बट वो किसको करना पड़ेगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को करना है, ठीक है ना। रिटायरिंग पार्टनर का उसमें कोई संबंध नहीं है, वो आपको आता है, वो आप लोग संभाल लोगे बात। फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या चक्कर है सर? अरे बेटा उसको टोटल कितना अमाउंट देना है, ये सभी की टोटल आएगी ना उसमें। देखते हैं, मैं चर्चा करता हूँ एक एक करके, हर मुद्दा हम लोग डिस्कस करेंगे। शैल वी स्टार्ट विथ इट? तो नंबर 1, कैपिटल रोमन 1, चेंज इन पीएसआर। दोस्तों एडमिशन में हम न्यू शेयर कैसे निकालते थे? ओल्ड शेयर लेते थे और उसमें से क्या माइनस करते थे? सैक्रिफाइस। ओके, एंड न्यू पार्टनर का न्यू शेयर कैसे निकालते थे? सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऐड करते थे। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, दोनों का टोटल किया, न्यू शेयर मिल गया। अब रिटायरमेंट में भी हमें न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। अब रिटायरमेंट में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, जिनको कंटिन्यू करना है, उनका न्यू शेयर कैसे निकलेगा? उनका ओल्ड शेयर लेंगे, प्लस करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि वो क्या करने वाले हैं, अब जो पार्टनर जाने वाला है ना उसका शेयर एक्वायर करने वाले हैं। अब मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी और जा रहा है यहाँ पे सी, तो सी का शेयर कौन एक्वायर करेगा? ए कर सकता है अकेला, या फिर बी कर सकता है अकेला, या फिर ए एंड बी एग्रीड रेशियो में कर सकते हैं। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो सिंपल सी बात है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू शेयर कैसे निकालेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का? उनका ओल्ड शेयर प्लस गेन। जैसे आप एडमिशन में ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस कर रहे थे, वैसे आप यहाँ पे रिटायरमेंट में ओल्ड शेयर प्लस गेन करेंगे। बट रिटायरिंग पार्टनर का न्यू शेयर कितना होगा? 0 ही होगा ना, वो तो सब छोड़ के चला। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो रिटायरिंग पार्टनर का न्यू शेयर विल बी 0, हिज ओल्ड शेयर विल बी एक्वायर्ड बाय अदर पार्टनर्स। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो चेंज इन पीएसआर में यहाँ पे कुछ खास बातें नहीं करनी है हमें, इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने कहाँ पे सॉल्व किए हैं? एडमिशन में। कुछ एक 2-3 एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। राइट डाउन। अगेन ऑब्जेक्टिव, अगेन लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, अगेन ऑब्जेक्टिव is to understand how to calculate new PSR. How to calculate new PSR. और क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे? हाउ टू कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस, या फिर लॉस बोल सकते हो। दोस्तों आप जरा कॉमन सेंस अप्लाई करके बताइए, एडमिशन में गेनिंग पार्टनर अक्सर कौन हुआ करता था? जो ओल्ड पार्टनर है वो गेनिंग होता था, जो न्यू पार्टनर है वो गेनिंग कर रहा था, एंड ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे थे? सैक्रिफाइस कर रहे थे। अब रिटायरमेंट में हु विल बी द गेनिंग पार्टनर? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर होंगे, एंड रिटायरिंग पार्टनर लूजिंग पार्टनर होगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? फाइन। तो गेनिंग पार्टनर्स के बीच में डिसीजन होगा कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैसे एक्वायर किया जाए, कौन से रेशियो में एक्वायर किया जाए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानेंगे? इक्वल क्यों? मतलब आप इतना जस्टिस देने पे क्यों बैठे हुए, मुझे समझ में नहीं आता। सुख दुख बांटने के रेशियो ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, उनका पीएसआर ऑलरेडी डिसाइडेड है ना दोनों का। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर उनके ओल्ड शेयर में ही एक्विजिशन करेंगे रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का।
समझ में आ रहा है क्या? इक्वली क्या है वो, क्या अपने क्लासरूम का पार्टी है क्या? टीटीएम में जो भी खर्चा होगा डिवाइडेड बाय, वो भी नहीं करते सर हम। इसने वड़ा पाव खाया तो इसको वड़ा पाव का चार्ज लगाते हैं, और इसने अगर मान लो सैंडविच खाया तो इसको सैंडविच का कंट्रीब्यूशन लगा देता है कि नहीं? एनीवे, खाने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। व्हाट इज द पॉइंट? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ओल्ड रेशियो में गेन करेंगे। आर यू गेटिंग इट? चलो तो राइट डाउन न्यू पीएसआर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, न्यू पीएसआर ऑफ retiring partner should always be 0. Meaning retiring partner is sacrificing partner. नेक्स्ट लाइन पे न्यू पीएसआर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स न्यू पीएसआर of continuing partners is equal to old share plus share acquired from retiring partner. और इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? गेन। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर है, दिस इज नथिंग बट दी गेन। तो फॉर्मूला क्या बना? ओल्ड शेयर प्लस गेन। क्लियर है क्या? इन रिटायरमेंट और डेथ, दोस्तों डेथ एंड रिटायरमेंट में एक ही फर्क है। डेथ में पार्टनर बीच में ही मरेगा। बैलेंस शीट डेट पे मरा तो आप जैसे पुण्य के काम किसी ने नहीं किए होंगे। इतना इजी इजी क्वेश्चन आ गया। मतलब बैलेंस शीट डेट पे वो मरा तो वो रिटायरमेंट वाला ही क्वेश्चन हो गया। डेथ पढ़ना है तो बीच में पार्टनर मरना जरूरी है, अकाउंटिंग ईयर के बीच में उतनी ही एडिशनल बातें वहां पे पढ़नी है एज कंपेयर टू रिटायरमेंट। यानी रिटायरमेंट अगर हम अच्छे से सीख लेते हैं तो डेथ अपने आप आना शुरू हो जाएगा। डू यू गेट इट? चलो तो इन रिटायरमेंट और डेथ मोस्टली कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर गेनिंग पार्टनर्स। मोस्टली continuing partners are gaining partners। ठीक है बच्चों? तो अबाउट पीएसआर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर लिखेंगे। Important points to be remember about PSR. Number 1, if question is silent on
हाउ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स acquiring share of retiring partner. If question is silent on how continuing partners acquiring share of retiring partners, then assume that they have acquired it in their old PSR. They have acquired it in their old PSR. That is gaining ratio. This time I will not call it as sacrificing ratio because admission में हम लोग क्या बोल रहे थे बार बार, गुडविल का एडजस्टमेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करो. दिस टाइम यू विल डू द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अब गुडविल कौन किसको देगा, रिटायरिंग को मिलना चाहिए, इतना तो समझ में आ रहा है. देगा कौन, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में. समझ में आ रहा है क्या. अभी रिटायरिंग पार्टनर का मेजर शेयर मैं अगर ले रहा हूं तो गुडविल का अमाउंट भी मेजर मुझे ही देना पड़ेगा. इट्स अ कॉमन सेंस. कितना आसान है यार, कुछ भी नहीं है इसमें. जितना ले रहे हो उसके हिसाब से गुडविल का शेयर दे दो. नहीं सर मैं शेयर एक्वायर करूंगा 75%, वो जा रहा है ना, उसका शेयर जो है उसका 75% मैं एक्वायर करूंगा, लेकिन गुडविल इक्वल डिवाइड करना है. ये कौन सा लॉजिक है, समझ में आ रहा है क्या. तो गेनिंग रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. दे हैव एक्वायर्ड इट, दैट इज गेनिंग रेशियो. तो ये गेनिंग रेशियो बन जाएगा बच्चों. समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो. नंबर 2, सॉरी वेट, इसी में लिख दो. इफ दिस इज द केस, न्यू PSR among continuing partners will be same as their old PSR. Do you all agree with this? अगर मान लो इनका ओल्ड PSR 3:2 है, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है इन्होंने 3:2 में ही एक्वायर किया, तो मैथमेटिकली इनका न्यू PSR भी 3:2 ही आएगा. बात समझ में आ रही है क्या. देखो मान लो इनका तीनों पार्टनर का ओल्ड PSR, लिखना मत, 3:2:1 है. अब ये थर्ड पार्टनर जो है तीसरा 1/6 शेयर वाला, ये गया, तो इसका शेयर इन्होंने एक्वायर कौन से रेशियो में किया, 3:2 में. तो 1/6 का 3/5 कौन एक्वायर करेगा, पहला वाला पार्टनर. एंड 1/6 का 2/5 कौन एक्वायर करेगा, दूसरा वाला पार्टनर. जरा देखिए उनका पुराना वाला शेयर कितना है, 3/6 प्लस 1/6 का 3/5, ये आ जाता है 3/30. करेक्ट है क्या. तो इसको मैं 30 करना चाहूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, बराबर है क्या, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15/30 प्लस 3/30, तो ये कितना आ जाएगा 18/30. ऐसे ही इसका शेयर भी निकाल दो. इसका पहले शेयर 2/6 हुआ करता था, अब इसने 1/6 एक्वायर किया, सॉरी 1/6 का 2/5 एक्वायर किया, तो 2/6 प्लस 2/30, 10 प्लस 2/30, 12/30, ये इनका नया शेयर हो जाएगा. तो नया शेयर कितना हो गया 18:12. इसको जरा सिंप्लीफाई करो, 3:2. तो देखा आपने
मतलब ये गया ना बेचारा। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट गेनिंग रेशियो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके शेयर को बस कट कट कर देंगे, दिस इज न्यू शेयर 3:2। अरे मैथमेटिक्स है रे, पहले उनका रिलेशन 3:2 में था, अब जो गया उसका शेयर भी इन्होंने एक्वायर किया 3:2 में, रेशियो तो सेम ही है ना 3:2, तो ऐड होते समय 3:2 में ही ऐड हो रहा है, आपके पास जो था उसमें ऐड होते समय 3:2 में ही ऐड हो रहा है, तो नया वाला एडिशन करने के बाद जो नया वाला नंबर आएगा वो भी 3:2 में ही रहेगा। क्या है इसमें, समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो ना बच्चों, बच्चों नाराज हो क्या, छुट्टी चाहिए क्या आपको? 1 फरवरी के बाद ले लेना, ब्रेक चाहिए, चलो ब्रेक लेते हैं, कितने बजे मिलेंगे? 5 बजे, ठीक है, चलो 5 बजे शार्प शुरू करूंगा मैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये कंप्लीट तो करते हैं, एक लाइन बाकी है, उसके लिए वापस नहीं लिखना है। आ गए सब लोग? हाँ, लिखो पॉइंट नंबर 2, टू कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस, फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, सेम है ना, इसमें बदल नहीं किया मैंने, एक्चुअली एडमिशन में इन्होंने ओल्ड माइनस न्यू करा है मॉड्यूल में, एंड रिटायरमेंट में न्यू माइनस ओल्ड किया है, वो कौन ध्यान में रखेगा, हम हमेशा क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, पॉजिटिव नंबर आया जिसको उसको क्या बोलेंगे, गेन, एंड निगेटिव नंबर आया तो लॉस। दिस टाइम गेन वाले पार्टनर ज्यादा होंगे एंड लॉस वाला एक ही होगा, ठीक है बच्चों? चलो ब्रेक के बाद एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, ओके? चलो आगे बढ़े, एक काम करिए बच्चों, क्लास नोट्स ओपन करिए, कर दिए, पेज नंबर 90 पे आ जाइए, सॉरी वेट वेट वेट, हाँ बराबर 89, पेज नंबर 89, शैल वी स्टार्ट? एग्जाम्पल देखो, A, B and C are partners sharing the ratio in the ratio of 3:2:1. Calculate new ratio if Alok retires, if Bhaskar retires, if Chetan retires. Nothing is mentioned about sacrifice. Sacrifice के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो what we will assume? Sorry, nothing is mentioned about gaining the ratio, right? Gaining ratio के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग क्या assume करेंगे कि जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उसका शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैसे एक्वायर करेंगे, इन देयर ओल्ड रेशियो, तो ऑब्वियसली नए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच का नया रेशियो भी ओल्ड रेशियो जितना ही रहेगा, तो अगर आलोक रिटायर होता है, अगर आलोक रिटायर होता है, तो आंसर यहीं पे लिख रहा हूं मैं आलोक रिटायर होता है तो न्यू रेशियो बिटवीन B and C is equal to 2:1, is equal to 2:1। उनका ओल्ड रेशियो कितना था, बी एंड सी का 2:1, एक्विजिशन कौन से रेशियो में हुआ, 2:1, तो नया रेशियो भी 2:1 ही रहेगा, चाहिए तो आप नया रेशियो कैलकुलेट करके गेन निकाल के देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ, इज इट राइट? अगर भास्कर रिटायर होता है तो न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू 3:1, एंड अगर चेतन रिटायर होता है तो न्यू रेशियो बिटवीन
A एंड B इज इक्वल टू 3:2। बात खत्म। चलो अगला क्वेश्चन। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. A retires and his share is taken over by remaining partner as follows. B take 2/6 from RO and C takes 1/6 from RO. एक काम करते हैं ना, जरा 2/6 plus 1/6 टोटल करके देख लो. Is it 3/6? Is it a ratio of RO? तो RO के रेशियो में से 2/6 किसने लिया? B ने. एंड 1/6 किसने लिया? C ने. इज इट राइट? तो दोस्तों यहीं पे कैलकुलेशन करके दिखाओ क्या? यहीं पे लिख लो B's न्यू शेयर बराबर है ना. B's न्यू शेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर. कितना है B का ओल्ड शेयर? 2/6 प्लस उसने एक्वायर कितना किया? 2/6, तो 4/6 हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? एंड C's न्यू शेयर कितना आसान है ये. C का ओल्ड शेयर कितना है? 1/6 और उसने एक्वायर कितना किया? 1/6, तो टोटल कितना आ गया? 2/6. तो न्यू PSR B एंड C का 4:2, दैट इज 2:1. अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे बढ़ता हूं. D, T and H are partners in 3:2:1. T retires, यानी ये 2/6 वाला पार्टनर रिटायर हो गया. T retires and his share was acquired by D and H in the ratio of 2:1. In the ratio of 2:1. तो दोस्तों D ने 2/3 एक्वायर किया है, तो D's न्यू शेयर यहीं पे निकालू क्या? D's न्यू शेयर इज इक्वल टू, D का ओल्ड शेयर कितना है? 3/6 प्लस 2/3 एक्वायर किया ऑफ 2/6. अब चाहिए तो दूसरे पेज पे सॉल्व कर सकते हो. 3/6 प्लस 2/3 ऑफ 2/6 एक्वायर किया, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. 3/6 प्लस 2/3 ऑफ 2/6 मतलब 4/18. तो अगर मैं इसको 18 बनाऊं तो ये 9 बन जाएगा. 9 प्लस 4 13/18. इज इट राइट? अरे बोलो. तो 13/18 हो गया डी का नया शेयर. वैसे एच का नया शेयर अब निकालेंगे. एच इज न्यू शेयर इज इक्वल टू, एच का ओल्ड शेयर 1/6 है प्लस 2/6 ताशा का शेयर था, उसमें से एच ने एक्वायर किया है 1/3. इज इट राइट और नॉट? बोलिए ना. तो 1/6 प्लस 2/18, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 प्लस 2 5/18. एग्री? तो न्यू शेयर कितना आता है? न्यू PSR आता है 13:5. 13:5. बात पकड़ में आ रही है? चलो आगे बढ़ता हूं. गेन कैसे निकालना है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. न्यू माइनस ओल्ड करना है. तो केस 1 जरा देखते हैं. थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, चलेगा ना? ये हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस इसकी करी है. कहां पे? एडमिशन वाले चैप्टर में. इसमें तो कोई फर्क नहीं है. इसमें तो कोई फर्क नहीं है. एडमिशन में हम ये कर चुके हैं, रिटायरमेंट में अभी करना है. सेम न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. चलो केस 1. ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10, 1/5. ठीक है ना? तो ये इनका ओल्ड रेशियो है. 1/2, 3/10 एंड 1/5. ऐसा कैसा रेशियो है सर? जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखो. सबका बेस 10 बना दो तो 5:3:2. ये रेशियो है इनका. इज इट राइट और नॉट? बोलो ना रेना लाइक को. बी रिटायर्स, ये 3/10 वाला इंसान रिटायर हो रहा है. ओके. एंड
ए एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए एंड सी का नया रेशियो कौन सा है? 3/5 टू 5। ए का ओल्ड शेयर क्या है? 1/2 1/5। तो न्यू माइनस ओल्ड, पॉजिटिव नंबर आया। यहाँ पे चाहिए तो बी का भी कैलकुलेशन लिख सकते हो। बी का न्यू शेयर 0 है, ओल्ड शेयर 3/10 है, तो इसको लॉस होगा, बराबर है ना। 0 माइनस 3/10 इज इक्वल टू -3/10, और ये बाकी दोनों को गेन होगा। तो ए ने एक्वायर किया है 1/10, बी ने एक्वायर किया है 2/10। गेन पॉजिटिव नंबर है, लॉस निगेटिव नंबर है। क्लियर है क्या बच्चों? कुछ भी चेंज नहीं करना है। डू यू गेट इट? केस 2 एंड केस 3 इज योर होमवर्क। ये सारे केसेस आप लोग एक बार देख लो, सारे आंसर्स वगैरह यहाँ पे दिए हैं। शैल वी प्रोसीड नाउ? फाइन। तो दोस्तों न्यू रेशियो कैसे निकालना है, गेन लॉस कैसे निकालना है? गेन लॉस तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, हम न्यू माइनस ओल्ड करके निकाल लेंगे। बस न्यू रेशियो कैसे निकालना था वो हमें देखना था, वो हमने सीख लिया। हाउ डू यू कैलकुलेट न्यू रेशियो अंडर रिटायरमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स? देयर ओल्ड रेशियो प्लस शेयर एक्वायर्ड बाय देम। ओके, गेन। आगे बढ़ता हूं, अगला कंसेप्ट लिखेंगे, revaluation of assets and liabilities, capital Roman 2। revaluation of assets and liabilities लिखेंगे। दोस्तों इसमें तो 1% का फर्क नहीं है, सेम टू सेम लाइक एडमिशन। जिसको एडमिशन सॉरी इसमें ट्रीटमेंट डिटेल में पढ़ना है, वो एडमिशन के लेक्चर वापस से देख लो। डू यू गेट इट? तो लिखेंगे सेम कंसेप्ट, like admission, only difference is share profit or loss on a revaluation between all partners including retiring partner। अब जब रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आएगा बच्चों, तो वो रिटायरिंग पार्टनर के लिए ही तो किया जा रहा है ना। अरे बोलो ना। एक्चुअली रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम किस में बांटते थे एडमिशन में? ओल्ड पार्टनर्स में बांटते थे। अब ये रिटायरिंग पार्टनर भी ओल्ड पार्टनर ही है, तो प्रॉफिट 3 पार्टनर्स है तो तीनों में बटेगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? बट व्हाट अबाउट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 2 पार्ट का बनता है। पहले पार्ट का प्रॉफिट तो तीनों में बटेगा, लेकिन दूसरे पार्ट का प्रॉफिट 2 लोगों में बटेगा, यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में। यही फर्क है। बट ये अगर रेगुलर रिवैल्यूएशन है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज अगर आप चेंज करके दिखाना चाहते हो, तो आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा इसमें। बस याद रखना है, रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है, इसलिए गलती से आप उसको छोड़ के प्रॉफिट बांट सकते हो ओल्ड पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिटायरिंग पार्टनर इज ऑल्सो ओल्ड पार्टनर, ही ऑल्सो डिजर्व सम शेयर फ्रॉम दिस प्रॉफिट, उसके लिए चल रहा है ये। तो ये तीनों पार्टनर्स में बांट देना है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलो, तो अगले लाइन पे लिखेंगे, इन केस ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन in case of memorandum revaluation, in part 1, share profit oblique loss between
all partners including retiring partner but in part 2 share it between continuing partners only. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ओनली। फिर भी आपको अगर कुछ कंसेप्ट इसके रिवाइज करने हैं तो लिख के रखिए, फॉर मोर रिवीजन रेफर क्लास नोट्स पेज नंबर 92, पेज नंबर 92। देखो यहाँ पे अच्छे से दिया है, दो केसेस है, बुक वैल्यूज बदलना चाहते हो बैलेंस शीट में, बुक वैल्यूज नहीं बदलना चाहते हैं पार्टनर्स। अगर बुक वैल्यूज बदलना चाहते हैं तो क्या करना है, तो उसके स्टेप्स वगैरह जो जो मैंने लिख के दिया था ना आपको एडमिशन वाले टॉपिक में, वो सब यहाँ पे है। केस 2 यहाँ पे है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है। 92, 93, 94, 92, 93, 94 यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है राइट नाउ, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। एनी डाउट, समझ में आ रहा है? चलो नाउ कैपिटल रोमन 3, तीसरा पॉइंट कौन सा था देखो जरा, डिवीजन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। डिवीजन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लिखेंगे, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। वेदर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स wants to show reserve amount in new balance sheet question mark। तो दोस्तों अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को वो रिजर्व एज इट इज दिखाना है कि नहीं दिखाना है, उसके ऊपर आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है। मान लो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डोंट वांट टू कीप दैट रिजर्व इन देयर न्यू बैलेंस शीट। किस्सा समझ में आ रहा है बच्चों? देखो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। याद है एडमिशन के क्वेश्चंस जिसमें एक जनरल रिजर्व हुआ करता था? एडमिशन के केस में हम लोग क्या करते थे, ये जनरल रिजर्व का बैलेंस स्ट्रेट अवे ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते थे, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए हमें। आर यू ऑल गेटिंग इट? एडमिशन में कोई अंदर आ रहा है नया पर्सन, तो हम लोग हमारा हमारा चीजें हम में बांट के रखेंगे, खत्म। इसमें ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स की इच्छा नहीं होगी कि इसको कंटिन्यू करना है, और अगर करना भी है तो बाद में नया रिजर्व क्रिएट कर देंगे ये लोग नया पार्टनर आ जाने के बाद। लेकिन अभी क्या है देखो, अभी ए बी सी तीनों पार्टनर थे और सी रिटायर हो रहा है मान लो, तो ए बी की इच्छा भी हो सकती है कि जनरल रिजर्व का बैलेंस हटाया नहीं जाए, एज इट इज ऐसा ही रख दिया जाए। बट सी बोलेगा कि मेरा मेरा जो शेयर है उसमें वो तो मुझे मिलना ही चाहिए। हाँ तो ए एन भी बोल सकते हैं ना कि तुम्हारा शेयर तुम्हें मिलेगा, हम हमारे कैपिटल से दे देते हैं तुम्हें, तो हम हमारा कैपिटल कम करते हैं और तुम्हारे कैपिटल का बैलेंस बढ़ा देते हैं। ये जनरल रिजर्व को हाथ मत लगाना। आर यू गेटिंग इट? तो जनरल रिजर्व में जो सी का शेयर है, आप ही आंसर करोगे बच्चों, 2 मिनट के लिए सोच समझ के आंसर देना है। जनरल रिजर्व मान लो 12,000 का है एंड सी का शेयर 1/3 है, तो कितना आएगा? 4,000।
सी को 4000 मिलने से मतलब है, देगा कौन? ए एंड बी। कहां से? उनके कैपिटल से। उनके कैपिटल से पहले सी के कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। तो 4000 सी को देने हैं, वो ए एंड बी कैसे शेयर करेंगे? ओल्ड रेशियो में। अरे गेनिंग रेशियो में। सी को पैसा क्यों दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो जा रहा है, अब उसका शेयर कौन ज्यादा गेन कर रहा है उसको ज्यादा पैसा देना चाहिए ना। सिंपल यार, आप क्यों ओल्ड रेशियो में जाते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। जो भी यहां से आगे सी को दिया जाएगा वो ए एंड बी कैसे शेयर करेंगे? गेनिंग रेशियो में। बात खत्म। समझ में आ रहा है? हाँ। लेकिन कब ये, अगर ए एंड बी को ये रिजर्व कंटिन्यू करना है तो अगर ए एंड बी बोलते हैं ठीक है इट्स ओके, ये जो भी रिजर्व है बांट लेते तीनों में, तो अपना एडमिशन में जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। इज इट राइट? समझ में आ रहा है क्या? देखो, तो मैंने सवाल क्या लिखा है, वेदर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स वांट टू शो रिजर्व अमाउंट इन न्यू बैलेंस शीट। इसके दो जवाब हो सकते हैं, पहला नो और दूसरा they don't want to keep it in balance sheet. Then this is the most common situation बच्चों, this is the most common situation. this is the most common situation. Okay, इसमें हमें करना क्या है? डिस्ट्रीब्यूट फुल अमाउंट among all partners in old PSR। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 12,000 का रिजर्व है, 1:1:1 रेशियो है, तो 4,000 ए को जाएगा, 4,000 बी को जाएगा, 4,000 सी को जाएगा। बात खत्म। बराबर है क्या बच्चों? बट अगर अगर इनको रिजर्व एज इट इज रखना है तो इसमें दो तरीके मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, लिख लेना। नहीं तो एक काम करो बच्चों, आपको जगह जरा चाहिए ना लिखने के लिए, तो एक काम करो, ये लाइन जरा यहाँ तक खींचो, और यहाँ पे ऐसे दो लाइन ड्रॉ करो, सो दैट आपको स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। ठीक है? तो अगर ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उस रिजर्व का बैलेंस वैसे ही रखना चाहते हैं तो उसमें भी दो सिचुएशंस निकल के आती है। इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स न्यू पीएसआर इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर है। ये कब मुमकिन है? व्हेन शेयर एक्वायर्ड इन ओल्ड पीएसआर, तो ही ये पॉसिबल है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक्वायर्ड इन ओल्ड पीएसआर है, तो न्यू पीएसआर एंड ओल्ड पीएसआर सेम आएगा। इज इट राइट? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं जरा समझ लीजिएगा। 12,000 का रिजर्व है, टेक्निकली 1:1 रेशियो है, तो ए को कितना मिलना चाहिए? 4, बी को कितना मिलना चाहिए? 4, सी को कितना मिलना चाहिए? 4। आर यू ऑल गेटिंग इट? अब पैसा कौन मांग रहा है? जाते जाते सी बोल रहा है कि मेरे मेरे 4,000 दे दो ना, आप मर जाओ, मेरे को क्या करना है। तो इन्होंने बोला सी को देना है तो चलो हम भी बांट लेते हैं, पहला वाला केस। बट दूसरे वाले केस में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर ए एंड बी का नया रेशियो, पुराना वाला कितना है ए एंड बी का? 1:1, एंड नया वाला रेशियो कितना है? 1:1 ही है, तो आप खाली सी का शेयर उसके कैपिटल को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी जनरल रिजर्व 12,000 का है,
उसमें से खाली 4,000 रुपए निकाल के आप कहां पे ट्रांसफर कर सकते हो, सी के कैपिटल में। क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000 टू सीज कैपिटल, बात खत्म। अब रिजर्व बचा कितना, 8,000, कितना बचा 8,000, उसमें ए का कितना रहेगा, क्योंकि नया रेशियो 1:1 है। बट नया रेशियो अगर 2:1 होता तो इसका मतलब ए ने ज्यादा एक्वायर किया है। और अगर ऐसा सीन होता, नया रिजर्व नया रेशियो मान लो 2:1 है, और अगर हम खाली 4,000 रुपए भेजते हैं, तो बचे हुए 8,000 पे ए का अधिकार कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, एंड बी का कितना हो जाएगा, 1/3, जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आर यू ऑल गेटिंग इट। ये वाली सिचुएशन अगर रेशियो बदला तो क्या करना है वो बाद में डिस्कस करते हैं। रेशियो दोनों का सेम है, ओल्ड एंड न्यू इज सेम, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज सेम। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज सेम। तो उस केस में क्या करना है लिख लेते हैं, प्लीज राइट डाउन। ओनली रिटायरिंग पार्टनर, only retiring partners share shall be transferred to retiring partners capital account. Retiring partners capital account. आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ता हूं। इफ continuing partners new PSR is not equal to old PSR, कब मुमकिन है ये, when it is acquired, when it is acquired in a ratio other than old PSR। बराबर है क्या बच्चों। तो उस केस में आप लोगों को ना दो ऑप्शंस है। पहली एंट्री मार सकते हो आप लोग, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड पीएसआर बांट देंगे ये, एंड उसके बाद बैलेंस शीट किसकी कंटिन्यू होगी, ए एंड बी की, बराबर है ना। तो उस केस में ए एंड बी वापस नया रिजर्व क्रिएट करेंगे क्योंकि उनको रिजर्व रखना है। तो ये लोग क्या मारेंगे एंट्री, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। लेकिन दिस टाइम उतने ही अमाउंट का रिजर्व क्रिएट किया जाएगा, बट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कौन से रेशियो में करेंगे, न्यू रेशियो में। समझ में आ रहा है क्या। तो ये जो दो एंट्रीज मारी ना, इसकी एंट्री आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक ऑप्शन आपके पास है, कौन सा, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट करो टू लूजिंग पार्टनर्स, कौन से रेशियो में,
गेनिंग रेशियो में, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है गेनिंग रेशियो में। क्या एडजस्ट करेंगे? एडजस्ट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। समझ में आ रहा है क्या? गुडविल की तरह शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर निकालो 4000। मान लो इनका गेनिंग रेशियो 1:1 है, तो डायरेक्टली 4000 सी को दे दो एंड डेबिट किसका खाता कर दो? ए एंड बी का, 2-2000, बात खत्म। रिजर्व को हाथ ही मत लगाओ, रिजर्व 12000 पहले भी था, 12000 अब भी रखेगा, क्योंकि इन दोनों को रिजर्व ऐसे ही रखना है। सी को 4000 मिलने से मतलब है, कौन देगा? ए एंड बी। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, बात खत्म। ओके चलो, कैपिटल रोमन 4, ये आगे जाके क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे वापस। वेट उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते कुछ, यहाँ पे है। लिखो वहां पे रेफर एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 95, उसके नीचे लिख के रखो यहाँ पे रेफर एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 95। लिख दिया बच्चों? रेफर एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 95। चलो आगे बढ़ो, तो एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। ए बी सी पार्टनर्स है, 5:3:2 में रेशियो है इनका। A retired and B and C agreed to share profits and losses in the ratio of 3:2। पहले भी A and B के बीच में क्या था? सॉरी, B and C के बीच में क्या रेशियो था? 3:2। अब भी कितना है? 3:2। यानी एक तो पता चल गया कि गेन कौन से रेशियो में किया है? 3:2 में ही किया है। रिजर्व बैलेंस वाज 10,000। इन दिस केस either of the following journal entries can be passed। क्या एंट्री होगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी 5000, 3000, 2000, या फिर ए को 5000 देना है ना, सिंस ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज सेम, खाली ए को उतना उतना दे दो। क्या एंट्री होगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये आइदर ये एंट्री, नहीं तो ये एंट्री, और लिख के रखो यहाँ पे, आइदर ऑफ द फॉलोइंग बोला है देखो, नहीं तो आपको लगेगा दोनों एंट्री पास करने। समझ में आया क्या? ये कौन से केस की बात हो रही है? ये जो पहला दूसरा केस है ना, पहला केस तो पूरा रिजर्व बांट दो, ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस कौन सा है? कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बस उसको दे दो, लेकिन कौन से कंडीशन में हम बस वो खाली दे सकते हैं? न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो सेम होना चाहिए। एंड तीसरा केस, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो सेम नहीं है, तो आपको कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। आर यू ऑल गेटिंग इट? हाँ, ये वाला एग्जांपल यहाँ पे देखो। XYZ were equal partners, Z decided to retire, XY continued in the ratio of 3:2। पहले इक्वल पार्टनर हुआ करते थे, अब X एंड Y का रेशियो क्या है? 3:2 है। इसका मतलब X को गेन कितना हुआ है वो निकालना पड़ेगा। पहला इनका 1/3 अभी का नया रेशियो है, एंड ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3 लिखो यहाँ पे, गलती से 1/5 हुआ है, 1/3 लिख दो। ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3। तो देखो यहाँ पे 9 - 5 डिवाइडेड बाय 15 किया इन्होंने, बराबर है कह रहे बच्चों। तो 4/15 का गेन हुआ किसको? X को, एंड Y को गेन हुआ 1/15 का। तो गेनिंग रेशियो 4:1 है। क्लियर है क्या? हाँ। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अब डायरेक्टली रिजर्व स्टैंडिंग एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ Z वाज 9000 रुपीज। तो दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है? रिजर्व अकाउंट डेबिट करो, 9000 रुपए तीनों में बांट दो, ठीक है ना? तो ये वाली एंट्री होगी, रिजर्व डेबिट
टू एक्स वाई जेड, 3 3 3 इक्वल रेशियो था ना, ओल्ड रेशियो। बट एक्स एंड वाई वांट्स टू मेंटेन दिस 9,000 रुपए वापस, बराबर है ना? अरे बोलो ना। तो एक्स एंड वाई को अगर ये 9,000 रुपए वापस मेंटेन करना है, इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स वांट टू शो द रिजर्व इन बैलेंस शीट, देन व्हाट विल हैपन, वन मोर एंट्री दे हैव टू पास। क्या एंट्री होगी बोलो? यहां पे ही लिखता हूं मैं, क्या एंट्री होगी? यहां पे लिखो एंड एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना रिजर्व क्रिएट करना है? 9,000 का। तो एक्स को डेबिट कौन से रेशियो में करोगे? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितना है? 3:2 है ना? 9,000 इंटू 3/5, तो 5,400 एक्स को डेबिट होंगे एंड वाई को डेबिट होंगे 9,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 3,600। बच्चों ये नंबर एंट्री 1 नंबर है और ये एंट्री नंबर 2 है। इन दोनों को कंबाइन करके देख लो, दिस विल बी द जर्नल एंट्री। समझ में आ रहा है क्या? एक्स क्रेडिट कितने से हुआ पहले एंट्री में? पहले देखो रिजर्व डेबिट हुआ 9,000 से और बाद में क्रेडिट हुआ 9,000 से, तो रिजर्व में बैलेंस कितना रहेगा? 0 नहीं रहे नलायक को, पहले 9,000 था, उसके बाद उसको डेबिट कर दिया तो 0 हो गया और वापस से 9,000 का नया रिजर्व क्रिएट किया, क्योंकि इनको रखना है, 9,000 का बैलेंस रहेगा। डू यू गेट इट? हाँ, तो रिजर्व पे कोई इंपैक्ट नहीं है, पहले जितना था उतना ही बना दिया। अब एक्स का खाता क्रेडिट हुआ 3,000 से, डेबिट हुआ 5,400 से, तो नेट डेबिट हुआ 2,400 से। वाई का खाता 3,600 से डेबिट हुआ, 3,000 से क्रेडिट हुआ, तो 600 से डेबिट हो गया। और जेड को जो 3,000 मिलने चाहिए थे वो भी मिल गए। हम एंट्री डायरेक्टली भी मार सकते हैं ना, बिना ये दो एंट्रीज पास किए, तो मैंने वही लिख के दिया आपको। वी कैन पास दिस एंट्री इंस्टेड ऑफ दिस टू एंट्रीज। क्या एंट्री मारेंगे? गेनिंग पार्टनर कौन है? एक्स एंड वाई। गेनिंग रेशियो क्या है? 4:1, तो 4/5 एंड 1/5 बटेगा। जेड का शेयर कितना है? 3,000। रिजर्व में जेड का शेयर है 3,000, तो 3,000 को 4:1 में बांट दो, 2,400, 600। आर यू ऑल गेटिंग इट? सेम लाइक गुडविल, ये गुडविल का शेयर नहीं है, बस ये किसका शेयर है? रिजर्व का शेयर है। अगर कैपिटल के थ्रू किसी भी पार्टनर को कुछ भी देना है तो गेनिंग लूजिंग रेशियो इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और इससे क्या होता है? रिजर्व बदलेंगे नहीं, रिजर्व पहले जितने थे उतने ही दिख जाएंगे। आर यू ऑल गेटिंग इट? चलो, नाउ राइट डाउन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। कैपिटल रोमन 4, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। all same like admission। ओके, ऑल सेम लाइक एडमिशन। चलो एडमिशन का गुडविल का ट्रीटमेंट रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, चलेगा? हाँ जी, बताइए। एडमिशन में पहला ऑप्शन क्या था अपने पास गुडविल का ट्रीटमेंट का? गुडविल रेज करो, राइट ऑफ करो। गुडविल रेज करते समय हम लोग क्या एंट्री मारते थे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ओल्ड कौन कौन है? एबीसी का एग्जांपल ले लो, ओल्ड कौन कौन है? एबीसी तीनों ओल्ड है, और ओल्ड पीएसआर भी आपको दिया जाएगा। बाद में सेम करना है, सेम बाद में राइट ऑफ होगा गुडविल। राइट ऑफ करते समय सी रहेगा क्या? नहीं, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हो जाएगा बस। ऑल पार्टनर्स के बदले कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट होंगे टू गुडविल। तो दोस्तों ये दोनों एंट्री का कंबाइन इफेक्ट क्या होता है? सी का शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट हो जाता है ए एंड बी के कैपिटल में से, यानी सी को पैसे मिलने चाहिए तो सी क्रेडिट हो जाएगा। देखो ना, पहले एंट्री में सी क्रेडिट हुआ है लेकिन दूसरे एंट्री में सी डेबिट नहीं हुआ है, मतलब सी को पैसा मिल जाएगा। और देगा कौन? ए एंड बी। लेकिन ए एंड बी के खाते से कैसे कटेंगे? कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में।
आर यू ऑल गेटिंग इट? सैक्रिफाइसिंग मत बोलना, कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, यहाँ पे गेनिंग रेशियो। नथिंग न्यू। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट retiring partner's share of goodwill. Adjust share of goodwill into continuing partners in gaining ratio. बात खत्म। सेम लाइक एडमिशन। फिर भी अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो रही है तो मैंने यहाँ पे सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख लो। गुडविल रेज करने की एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कंबाइन इफेक्ट इन दोनों का अभी जो डिस्कस किया वैसे ही होगा। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल डायरेक्टली थ्रू कैपिटल के दो तरीके अपने पास, प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2। प्रेजेंटेशन 1 में हम लोग गेनिंग रेशियो में डायरेक्टली बांट देंगे, बराबर है क्या? प्रेजेंटेशन 2 में टोटल गुडविल लेंगे फर्म का और वो डायरेक्टली गेनिंग लूजिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, लूजिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। आपको एंट्री मिल जाएगा रेडीमेड। ये हम वापस प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डिस्कस करने वाले हैं। हर क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट होता ही है। आई विल डिस्कस इट इन डिटेल देयर ओनली, ओके, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने ये एडमिशन में इसके ऊपर बहुत चर्चा की है। आर यू गेटिंग इट? चलो, तो गुडविल का एडजस्टमेंट डन। हाँ, अब ऑब्वियसली रिटायरिंग पार्टनर थोड़ी पैसे लाएगा, वो क्या करेगा? गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करेगा, गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करेगा। एंड ओल्ड पार्टनर्स, सॉरी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को डेबिट हो रहा है ना, तो मे बी वो गुडविल ला सकते हैं फर्म में। अगर वो गुडविल लाते हैं फर्म में तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड रिटायरिंग पार्टनर विड्रॉ करता है तो क्या एंट्री होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। खत्म। ये तो आपको आता ही है। इज इट राइट? चलो, एक 2 मिनट ध्यान देंगे सभी बच्चे। मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूँ आज, ठीक है? गुडविल का क्वेश्चन है, गुडविल का क्वेश्चन है, पूरा डिस्कस करके होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। A, B, C were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:4:3। तो दोस्तों कौन कौन पार्टनर है? A, B एंड C। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। बोलो ना रेना लाइक को। The accountant of the firm made accounts up to 31st March every year. Partnership provided inter alia that on retirement of a partner, goodwill was to be valued at, goodwill का वैल्यूएशन कैसे करना है? 3 years purchase of average profit of past 4 years up to the date of retirement after deducting interest on capital at the rate of 12% per annum on capital employed and remuneration of 2000 per month to each partner, remuneration of 2000 per month to each partner on 1st April 2022 A retired। तो दोस्तों बैलेंस शीट डेट के बाद अगले बैलेंस शीट में, सॉरी 1 तारीख को डायरेक्टली कौन रिटायर हो गया? A। And it was agreed that on his retirement to adjust the goodwill in capital accounts without showing the amount of goodwill in the balance sheet। ये तो हम करते ही है क्योंकि AS26 अलाउ करता ही नहीं है। It was agreed that capital employed 6,50,000। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन एकदम आसान, 6,50,000 पे 12%, 6,50,000 पे 12%। ब्याज कितना आता है? 78,000 का ब्याज आएगा। सालाना 78,000 ब्याज देते हैं हम लोग पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर, तीनों का कैपिटल है ये 6,50,000। B and C were to continue the partnership sharing profits and losses equally। oh no, पहले इनका रेशियो क्या था? B and C का 4:3 था, अब इक्वल हो गया, मतलब इनका गेनिंग रेशियो उनके पुराने वाले रेशियो के कंपैरिजन में अलग है, यानी गेन निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा गेन, ओके? हाँ, मैं निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे गेन्स एंड गुडविल का ट्रीटमेंट पूरा एक्सप्लेन करूंगा, घर जाके बस सॉल्व करना है। दिस इज इलस्ट्रेशन 10 फ्रॉम विच यूनिट? यूनिट 2। आप लोगों को गुडविल का एडजस्टमेंट आता है, उसी बहाने रिवाइज हो जाएगा। सी आई कैन सॉल्व हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट उसी बहाने से आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। इसके बारे में सोचोगे कि क्या फर्क है एडमिशन में एंड रिटायरमेंट में, कुछ भी फर्क नहीं है, पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। The following were the amounts of profits of earlier years before charging salary and interest। तो ये profits before charging salary and interest है, ओके बच्चों? तो let's calculate average profit first।
2,60,000 प्लस 2,75,000 प्लस 2,65,000 प्लस 2,80,000 डिवाइडेड बाय कितना करूं 4। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया बच्चों? कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा है मुझे, वो भी मत भूलिएगा। इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है। तो 2,70,000 आया क्या? हाँ, एवरेज प्रॉफिट आया 2,70,000। ये एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड बिफोर सैलरी है। सैलरी कितने की है? 2,000 रुपए पर मंथ हर पार्टनर को। तो 12 महीने का कितना हुआ एक पार्टनर का? 24,000। ऐसे कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स। तो 24,000 इंटू 3 70। सभी को समझ में आया? और इंटरेस्ट कितने का है निकाला था हमने कैपिटल पे 12%, 78,000। तो दोस्तों मुझे बताइए ये कितना आया? 2,70,000 माइनस 72,000 माइनस 78,000। तो 1,20,000 का एवरेज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी है। इज इट राइट और नॉट? तो ये रहा हमारा एवरेज प्रॉफिट। और इस एवरेज प्रॉफिट पे बोला है ना आपको 3 इयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 इयर्स आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्यूनरेशन। आया क्या? 1,20,000 आफ्टर सैलरी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस इनटू क्या करेंगे? नंबर ऑफ इयर्स परचेस कितने हैं? 3। तो गुडविल कितना आएगा? 3,60,000। तो आपका ये स्टेप नंबर 1 बन जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ये किसका गुडविल है? ये किसका गुडविल है? फर्म का गुडविल है। ये किसका गुडविल है? फर्म का गुडविल है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? दिस इज फर्म्स गुडविल, दिस इज फर्म्स गुडविल। क्लियर है क्या? दिस इज फर्म्स गुडविल। इसमें ए का शेयर कितना है? 3/10। 3/10। तो ए का शेयर निकालेंगे अगले वर्किंग नोट में। तो ए का शेयर आ जाता है 1,08,000। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये ए का शेयर हम एडजस्ट करेंगे किसके कैपिटल से? कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल से, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल से, आई मीन टू से। और ये लूजिंग पार्टनर है, तो लूजिंग पार्टनर को 1,08,000 देना है। पैसा काटेंगे किसके खाते से? गेनिंग पार्टनर से। तो पहले गेनिंग लूजिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बनाओगे आप लोग? गेनिंग लूजिंग रेशियो। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? अरे बोलो। तो गेनिंग लूजिंग रेशियो कैसे निकालना होता है? न्यू शेयर करना होता है माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर मुझे पता है इक्वल है, ये ए बी सी 3 पार्टनर है ना। रिटायर कौन हुआ है बाय द वे? ए रिटायर हुआ है। तो ए का ओल्ड शेयर पहले, न्यू शेयर बताओ। ए का 0, बी का 1/2, सी का 1/2। ए का ओल्ड शेयर 3/10, बी का 4/10, सी का 3/10। चलो 0 माइनस 3/10 माइनस 3/10 आया। देखो बेचारा लूजिंग पार्टनर है, जा रही है, इसको पैसा मिलना चाहिए। बोलो आया ना? कितना मिलना चाहिए? 1,08,000 उसका शेयर है ये। लूजिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। लूजिंग पार्टनर को, व्हाट इज द रूल ऑफ जर्नल एंट्री? डू यू रिमेंबर? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लूजिंग पार्टनर। लूजिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा, बेचारे को पैसे दे दो, लूजिंग है वो। ओके तो गुडविल का 3/10 इसको मिलेगा 1,08,000। चाहिए तो चेक करके देख लो गुडविल कितना आया था बच्चों? 3,60,000। 3,60,000 का 3/10 अभी अभी निकाला ना 1,08,000। हाँ जी। अब जरा बी का गेन निकालिए। उसके लिए आपको करना पड़ेगा हाफ माइनस 4/10। तो इसको 10 कर दूं तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/10 आता है। देखो 1/10 और इसका कितना आएगा? 2/10। तो 1:2 इज द रेशियो। तो क्या एंट्री बनेगी गुडविल की? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1/10 ऑफ 1,08,000, 10,800। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,800। नहीं कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ 1/3 सॉरी 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 36,000। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
72,000 टू एज कैपिटल कितना आया 1,08,000। समझ में आया क्या? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज होमवर्क? पहले वर्किंग नोट नंबर 1 कौन सा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वर्किंग नोट नंबर 2 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटल। वो एंट्री लिखना है लास्ट में। डू यू गेट इट? चलो अब एक लास्ट पॉइंट है वो करते हैं, कल से क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं, नहीं तो कल वापस से सारी चीजें बतानी पड़ेगी। लिख लेते हैं, बस डिस्कस भी नहीं करेंगे, चलेगा क्या? तो पॉइंट नंबर 5वां कौन सा है? फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। लिखेंगे ऑन रिटायरमेंट following amounts are payable to retiring partner. Balance in capital account on the date of retirement. On the date of retirement. उसके बाद हम क्या देंगे? बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इसमें एक नोट लिखो बच्चों, यहाँ पे above balances of capital, above balances of capital and current account, above balances of capital and current account are generally adjusted for interest on capital, comma, drawings, comma, interest on drawings, share of profit loss, up to the balance sheet date. As retirement is done generally after balance sheet date, no need to provide it additionally. No need to provide it additionally. यानी आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू प्रोवाइड इट एडिशनली। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट डेट के नेक्स्ट डे पे रिटायरमेंट हो रहा है, तो उस दिन तक का जो भी प्रॉफिट वगैरह है वो सब आया है उसमें। यही फर्क है बच्चों, ये नोट डेथ में नहीं होगा।
डेथ में पार्टनर बीच में ही मरेगा तो बीच के डेट तक का प्रॉफिट देना है उसको, बीच के डेट तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। समझ में आ रहा है क्या? तो वो कैलकुलेशन एडिशनल्स पढ़ने वहां पे, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डेथ रिटायरमेंट मोस्टली प्लान किया जाता है। ये छोड़ के और क्या देना है? शेयर इन रिजर्व्स, अभी अभी चर्चा की ना वो 4-5 पॉइंट, शेयर इन रिजर्व्स, देन शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, share in revaluation profit, then share in goodwill, then share in surrender value of JLP। ये अभी तक चर्चा नहीं की मैंने, इसके ऊपर सेपरेट सेशन रखना है बाद में। ओके, शेयर इन सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको रिटायरिंग पार्टनर को देनी होती है, इसका अकाउंटिंग करना है हमें कल से। ओके, लास्ट लाइन एक, आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट्स as above, balance standing to the credit of capital account, balance standing to the credit of capital account can be paid immediately, number 1 लिखना immediately, or can be kept as loan, or can be kept as loan। एक तो आप उसको immediately पे कर सकते हो, नहीं तो आप उसको लोन भी दिखा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रिटायरमेंट। सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना रह गया, कौन सा? सरेंडर वैल्यू का अकाउंटिंग, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा आगे जाते हैं और बाद में बीच में ही वो पढ़ना है हमें। ठीक है, कल से हम लोग इसके ऊपर के क्वेश्चन आते ही शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।